ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड रुआन को, जिसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड फू शाओ उससे 5 साल बाद मिलने आया होता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि मेरे अंकल हो ने तुम्हें इतने सालों से टच नहीं करे। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। तो फू शाओ से किस करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि फू शाओ का अंकल हो यहाँ पर रुआन को चेक करने के लिए आ रहा होता है कि वो यहाँ पर है कि नहीं। दूसरी ओर रुआन हमें अपने बारे में बताने लगती है कि 5 साल पहले हो ने उसे किडनैप कर लिया था और 5 सालों से पिंजरे में कैद करके रखा था, वो भी इसलिए क्योंकि वो उसकी मरी हुई एक्स गर्लफ्रेंड की तरह दिखती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रुआन और फू शाओ रोमांस कर रहे होते हैं और तभी वो बाहर ही पहुँच जाता है और इन लोगों को भी उसकी आवाज़ आ जाती है। तो ये लोग तो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। पर फिर जब तक वो यहाँ रूम तक पहुँचता है तब तक रुआन और फू शाओ दोनों विंडो के ज़रिए यहाँ से भाग चुके होते हैं और वो इन लोगों को देख भी नहीं पाता। ये ज़रूर समझ जाता है कि रुआन यहाँ पर आई तो थी। फिर जैसे ही वो वापस अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि रुआन तो पहले से ही यहाँ पिंजरे में आ चुकी है और फू शाओ भी यहाँ बैठा हुआ है। तो वो तो समझ जाता है और फिर उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें यहाँ अंदर किसने अलाउ करा। तो फू शाओ कहता है कि मैंने इतने टाइम से रुआन को देखा नहीं था तो मैं उससे मिलने आया था। तो वो इसे चिल्ला कर कहता है कि अब तुम्हें अपना टोन चेंज करना होगा और उसे आंटी कहकर बुलाना होगा। फू शाओ मना करता है कि अंकल अभी तक आपने उससे शादी नहीं कर रहे हो और फिर वो अपने अंकल वो को समझाने लगता है कि अब मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ, अब मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ। फिर हमें इसी के साथ ही 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो फू शाओ और रुआन को अलग करते हुए रुआन को अपनी कार में बैठाकर उसे दूर लेके जा रहा होता है और यहाँ पर सारे गार्ड्स फू शाओ को पकड़े हुए होते हैं, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पाता। और इसी के साथ ही 5 साल पुराना फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर फू शाओ तो यहाँ से चला जाता है और वो फिर यहाँ रुआन के पास आता है और गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है। पर तभी फिर उसका चेहरा देखते ही उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ रही होती है जो कि सेम उसकी तरह ही दिखती थी और उसने रुआन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ईयररिंग भी पहनाया होता है। वो उसे कहने लगता है कि मैं कभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करूँगा कि तुम्हें कोई मुझसे छीन कर लेके जाए, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें फ्रीडम दे सकता हूँ, लेकिन याद रखना कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। ऐसे बोलकर वो उसका गला पकड़ता है और कहता है कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। फिर यहाँ पर उसका गार्ड आकर उसे बताने लगता है कि बॉस आपका वेडिंग सूट रेडी हो चुका है। फिर वो यहाँ रुआन से कह देता है कि अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अच्छे से रहकर मेरी वाइफ बनना चाहती हो कि नहीं। फिर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है और तभी इतने में रुआन के पास फिर से फू शाओ आ जाता है और कहने लगता है कि मेरे अंकल तो आज तक नहीं बदले, इतने सालों में भी उनकी धमकाने की आदत नहीं गई। तो रुआन उसे कहती है कि क्या तुम अभी भी उससे डरते हो। तो फू शाओ कहता है कि बिल्कुल नहीं, वो मुझे अब कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो रुआन से कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो रुआन कहती है कि ऑफ कोर्स है। तो फू शाओ से समझाने लगता है कि फिर तुम मेरा कहना मानो और उस हुओ को शादी के लिए हाँ बोल दो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उससे छीन कर लेकर जाऊंगा। और फिर रुआन को ये सब समझाकर फू शाओ जैसे यहाँ से बाहर निकलता है तभी उसका अंकल वो उसे देख लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि उसके पास मत जाना, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फू शाओ भी कहता है कि अंकल आप भी मत भूलो कि मैं भी इस फैमिली का ही हूँ। और फिर इसे बातें सुनाकर फू शाओ जैसे यहाँ से चला जाता है तो वो याद करने लगता है कि जब फू शाओ छोटा था तभी उसके मॉम डैड को इसने मार दिया था और घर से बाहर फिकवा रहा था और उसने फू शाओ को इस बारे में पता भी नहीं लगने दिया था। फिर यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और दूसरी ओर हम फू शाओ को देखते हैं जो कि अपने मॉम डैड की फ़ोटो देखते हुए उन्हें याद कर रहा होता है और वो सोचता है कि वो 5 साल बाद अब अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाने के बाद यहाँ पर इसलिए आया है ताकि वो अपने अंकल से अपने मॉम डैड का बदला ले सके। फिर हम यहाँ पर रुआन को देखते हैं जो कि बाथटब में नहाने के लिए गई होती है और तभी उसे यहाँ कुछ फील होता है तो वो तुरंत ही मेड को बाहर जाने के लिए बोलती है और हम देखते हैं कि फू शाओ यहाँ बाथटब में छुपा होता है और रुआन से कहने लगता है कि क्या उसने तुम पर अपना गुस्सा निकाला। तो रुआन कहती है कि अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है और वो बहुत ही गुस्से में था। फू शाओ उससे कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उसके पास से लेकर जाऊंगा। तो रुआन उससे अपनी ग्रैंडमा के बारे में पूछने लगती है तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडमा को भी सेफली उसके पास से निकाल लूँगा। तभी इतने में बाथरूम के बाहर वो पहुँच जाता है और रुआन को आवाज़ देने लगता है तो रुआन तो डर जाती है। तभी इतने में फू शाओ की वजह से गलती से यहाँ टेबल गिर जाता है और टेबल गिरने की आवाज़ सुनकर
वो जल्दी से अंदर आ जाता है, पर तब तक फूशाओ यहाँ छुप गया होता है और इसे पता भी नहीं चलता और ये रुआन को लेकर बाहर जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो रुआन को उसकी ग्रैंड माँ से कॉल पर बात करने के लिए देता है। ग्रैंड माँ रुआन को चिल्लाने लगती है कि तुमने अपनी ग्रैंड माँ को इतने टाइम से याद नहीं करी। वो रुआन तो रोने लग जाती है। ग्रैंड माँ कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम जहाँ पर भी हो अच्छे से सेफ रहा करो। फिर रुआन अपनी ग्रैंड माँ से और बात करना चाह रही होती है, पर उनके पास जो हुओ का बंदा होता है वो तुरंत ही कॉल कट करवा देता है। रुआन फिर अपनी ग्रैंड माँ से और बात नहीं कर पाती है और हुओ को गुस्से में देखती है। तभी फूशाओ इन्हें देख रहा होता है और वो रुआन की ग्रैंड माँ के बारे में पता लगा लेता है कि हुओ ने उन्हें कहाँ छुपा के रखा है और वो अपने गार्ड्स को भेजता है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। रुआन गुस्से में हुओ से पूछने लगती है कि मेरी ग्रैंड माँ कैसी है। तभी वो उसे चिल्लाता है कि तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती हो और तुरंत ही फिर उसे वही वाली ईयरिंग पहना देता है और उसे समझाता है कि अगर तुम अच्छे से मेरी बात सुनोगी तो ही मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ से तुम्हें मिलवाऊंगा। फिर ईयरिंग की वजह से कान में जो चोट लग जाती है तो ये तुरंत ही उसके खून को लेकर टेस्ट करता है और रुआन को किस करने के लिए आगे आ रहा होता है, पर वो तुरंत ही अपना फेस दूसरी तरफ घुमा लेती है और दूर हो जाती है। तो फिर वो गुस्से में फिर उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो और रुआन की शादी वाला दिन आ जाता है और फिर जैसे ही रुआन यहाँ पहुँचती है तो सारे गेस्ट उसे देखने लग जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी तो इसे मिस्टर हुओ ने इतने सालों तक छुपा के रखा हुआ था और इस लड़की की वजह से दोनों नेफ्यू और अंकल के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है। फिर रुआन यहाँ स्टेज पर पहुँचती है और वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हो तो यहाँ पर शादी के लिए हाँ बोलता है और रुआन को जल्दी से रिंग भी पहना देता है, पर जब रुआन की बारी आती है तो वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये लड़की मिस्टर हुओ से शादी नहीं करना चाहती है। वो यहाँ रुआन से कहने लगता है कि बोलो भी कुछ। तभी इतने में हम देखते हैं कि फूशाओ यहाँ पर पहुँच जाता है रुआन को उससे छीनने के लिए और फिर वो यहाँ पर आकर सीधा रुआन का हाथ पकड़ता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम इसे मुझसे छीन लोगे और ये तुम्हारे पास चली जाएगी। तो रुआन तो यहाँ पर फूशाओ के पास चली भी जाती है और फिर जो फूशाओ के सारे गार्ड्स होते हैं वो सब हुओ की तरफ बंदूक पॉइंट कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पर जो हुओ का असिस्टेंट होता है वो तुरंत ही ऑर्डर देता है और फिर बहुत सारे गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं हुओ का साथ देने के लिए और फिर यहाँ गोलियों की आवाज़ आती है तो सभी लोग यहाँ से डर के भाग लेते हैं और फिर वो जल्दी से बंदूक निकाल कर फूशाओ की तरफ करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी नाक के नीचे से इसे लेकर जाओगे। पर तभी फिर रुआन जल्दी से बंदूक निकालती है और हुओ को धमकी देती है कि उसे छोड़ो नहीं तो तुम मेरे हाथों मरोगे। और फिर हुओ का असिस्टेंट भी उसे धोखा देते हुए फूशाओ के पास आ जाता है और उसे उठाता है और हमें पता लगता है कि यह असिस्टेंट तो पहले से ही फूशाओ के साथ मिला हुआ था। और फिर फूशाओ अपने इस अंकल हुओ से कहने लगता है कि अब मैं आपसे अपनी सारी चीज़ें छीन के रहूँगा जो कि मेरी होनी चाहिए थी। तो भी वो यहाँ पर कहने लगता है कि रुआन तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। मैं खुद रुआन से पूछता हूँ कि रुआन क्या तुम इसके साथ जाना चाहोगी। तो रुआन तो फूशाओ के पास आ जाती है और कहती है कि हाँ मैं इसी से ही शादी करूँगी। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी ग्रैंड माँ से नहीं मिलना है। अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो तुम कभी अपनी ग्रैंड माँ को नहीं देख पाओगी। ये सुनते के साथ ही फूशाओ को गुस्सा आती है और वो अपने अंकल हुओ की तरफ बंदूक पॉइंट करते हुए उसे साइड में लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रुआन को उसकी ग्रैंड माँ के नाम पे धमकी दे रहे हो। इसी वक्त कॉल करो और उसे उसकी ग्रैंड माँ से बात करवाओ। तो फिर वो तुरंत ही फ़ोन लगाता है और रुआन को देने लगता है कि ये लो अपनी ग्रैंड माँ से बात कर लो। फिर रुआन जैसी ही कॉल उठाती है तो बंदा बताता है कि फूशाओ के गार्ड ने पहले से ही उसकी ग्रैंड माँ को सेफली यहाँ से लेकर जा चुका है। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है कि सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था कि मिस्टर फूशाओ ने पहले से ही मिस रुआन की ग्रैंड माँ को सेफली यहाँ से भिजवा दिया। फूशाओ कहने लगता है कि अंकल आपको सारी चीज़ें इतने लेट पता लगी है। तो वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझे मारने वाले हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फूशाओ कहता है कि अंकल गुस्सा मत हो, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, आखिर आपको मैं इतना इजीली कैसे मार सकता हूँ। और देखो अंकल अब आप यहाँ पर आए गए हो तो आप मेरी और रुआन की शादी के विटनेस बनोगे।
फिर ऐसा बोलकर वो हुओ के सामने रुआन को स्टेज पर लेके जाता है और उसके हाथों में से हुओ की रिंग निकालते हुए अपनी रिंग पहनाता है और फिर रुआन से शादी करके उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा होता है और नीचे पड़ी हुई अपनी खुद की रिंग उठाता है। और तभी हम यहाँ हुओ की वाइफ यून और उसकी बेटी जी को देखते हैं, जो कि यही सब देख रही होती है। जी कहने लगती है कि पहली बार है कि डैड से किसी ने कोई चीज़ छीन कर लेकर गया है। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हारे डैड से कोई भी किसी चीज़ को छीन कर नहीं लेके जा सकता है, वो देखना उसे वापस ज़रूर लेकर आएगा। और ये वही लड़की है जिसको तुम्हारे डैड ने 5 सालों से छुपा के रखे हुए थे। फिर जैसे ही जी रुआन की तरफ देखती है तो वो उसे पहचान लेती है कि ये तो वही लड़की है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये तो असल में हुओ को पसंद करती है, पर इसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये देखकर कि वो रुआन को डेट कर रहा होता है और तभी ये उन दोनों को देखकर ही जेलस होती है। और फिर अब यहाँ उसे गुस्सा आ रहा होता है कि पहले उसने फूशाओ को मुझसे छीनी और अब मेरे डैड को मुझसे छीन रही है। तभी इसकी मम कहने लगती है कि इस घर की वाइफ की पोजीशन ऐसी थोड़ी ना किसी को भी मिलेगी, और वैसे भी ये तुम्हारे डैड की फर्स्ट लव की सब्स्टिट्यूट है और इसका हाल तो अब मैं उस लड़की से भी ज़्यादा बुरा करूँगी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि रुआन और फूशाओ तो साथ में भागकर यहाँ से जा चुके होते हैं और वो दोनों अपना साथ में अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रुआन की ग्रैंडमा को जो बंदा साथ में लेकर गया था वो तो उल्टा हुओ की वाइफ के साथ मिला होता है और वो उसे कॉल पे ऑर्डर भी दे रही होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फूशाओ और रुआन यहाँ अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं और उसके बाद रुआन उसे पूछने लगती है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है। तो वो कहता है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हारी ग्रैंडमा अभी सेफ़ प्लेस पे होंगी और मेरे गार्ड्स हैं उनका ख्याल रखने के लिए, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो रुआन को फिर से किस करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में फिर से उसके गार्ड की कॉल आती है और वो उसे न्यूज़ दे देता है कि रुआन की ग्रैंडमा सेफ़ नहीं है, बल्कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। फूशाओ पूछता है कि क्या इसके पीछे उस हुओ का हाथ है, तो गार्ड बताता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उस हुओ की वाइफ का हाथ है। और बॉस, मुझे लगता है कि इस बारे में मिस रुआन को तो पहले से अंदाज़ा लग गया होगा। फिर कॉल रखने के बाद फूशाओ रुआन से कहता है कि जब तुम्हें इस बारे में सब पहले से पता था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है, तो तुम्हें क्या डर नहीं लगा कि तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ हो जाएगा? तो फिर तो रुआन कहती है कि जब तुम मेरी ग्रैंडमा को उस हुओ के पास से लेके जा सकते हो तो फिर तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है? तो रुआन कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और उस हुओ की वीकनेस मैं ही हूँ, तो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उससे तुम्हारा बदला लेने में। तो फूशाओ भी कहता है कि हाँ, तुम मेरी हेल्प करो और बदले में मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को कुछ भी होने नहीं दूंगा। इतने में फ़ोन की रिंगटोन फिर से बजती है तो फूशाओ फ़ोन उठाकर रुआन को दे देता है और फिर रुआन उस हुओ से कॉल पर बात करती है। तो वो इसे कहता है कि अब टाइम आ गया है तुम्हारा वापस घर आने का। या हम देखते हैं कि हुओ ने रुआन की ग्रैंडमा को पकड़ के रखा होता है और उसकी वाइफ ग्रैंडमा की पैर के ऊपर हाथ रखती है और फिर वो रुआन को उसकी ग्रैंडमा की चीखी सुनाता है, जिसे सुनने के बाद रुआन चिल्लाती है कि मेरी ग्रैंडमा को कुछ मत करो, तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ करो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें खुद पिक करने आऊँ या फिर किसी को भेजूँ। तो फिर रुआन उसके पास आने के लिए हाँ बोल देती है और फिर फ़ोन रखने के बाद वो तुरंत ही हुओ के पास जाने के लिए तैयार होती है और फिर फूशाओ से कहने लगता है कि फ़िक्र मत करो, अगली बार जब तुम मुझसे मिलने आओगी तब तक मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को रेस्क्यू करवा चुका रहूँगा। तो रुआन कहती है कि मैं उस हुओ को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ। तो फिर ये उसके हाथ पर किस करता है और कहता है कि मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। फिर रुआन जैसे यहाँ घर के बाहर निकलती है तो वो उसे पिक करने आया होता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि ऊपर से कैसे फूशाओ इन लोगों को देख रहा है। फिर वो कहने लगता है कि जल्दी कार में बैठो, तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। तो फिर रुआन बैठ जाती है और फिर यहाँ वो फूशाओ की तरफ देखने के बाद रुआन को कार से लेकर चला जाता है। फिर फूशाओ सोचता है कि अब हम पहले की तरह यंग नहीं रहे, बल्कि अब हम लोग भी बड़े हो चुके हैं। फिर वो याद करने लगता है कि रुआनो से जब कह रही थी कि वो बहुत ही चालाक है, ज़रूर उसने सब पहले ही गैस कर लिया होगा कि तुम वेडिंग में आकर हंगामे करोगे, इसलिए उसने पहले से ये सब प्लान बना के रखा होगा। तो फूशाओ कहता है कि लेकिन उसे तो ये नहीं पता कि उल्टा अब हमारी प्लानिंग की रियल स्टार्टिंग हुई है। फिर वो उसे रिकॉर्डर देता है और उसे समझा देता है कि इसे अपने साथ रखना। तो रुआन उसे हाँ बोलती है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है
और फू शाओ को उसका असिस्टेंट रुआन की रिकॉर्डिंग सुना रहा होता है कि रुआन हुओ के साथ बातें कर रही होती है उसके साथ कार से जाते हुए। वो हुओ से कह रही है कि आखिर तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर तुम मेरी बात अच्छे से सुनोगी तो ही तुम्हारी ग्रैंडमा सेफ रह पाएगी। फिर ये सुनने के बाद फू शाओ यहाँ फ़ोन रखता है और दूसरी तरफ वो रुआन को वापस से पिंजरे में लाके बंद करता है और उसे तुरंत ही फू शाओ की रिंग निकालते हुए अपनी रिंग पहना देता है। रुआन चिल्लाती है कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ पर है। तो वो कहता है कि जल्द ही मैं तुम्हें उनसे भी मिलवाऊंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में वो रुआन को बाहर लेकर जाता है उसकी ग्रैंडमा को दिखाने के लिए। फिर रुआन जैसी अपनी ग्रैंडमा को देखती है तो उसे पता लगता है कि उसकी ग्रैंडमा अब व्हीलचेयर पर चल रही होती है और अब वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है। तो ये देखते हुए वो उसे कहने लगती है कि तुमने आखिर मेरी ग्रैंडमा के साथ क्या करे। तो वो कहता है कि ये तो बस तुम्हारी भागने की छोटी सी पनिशमेंट है, अगली बार तुम ऐसा करोगी तो फिर इससे भी बुरा होगा, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ रहना और मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी रुआन अपनी ग्रैंडमा को देखते हुए बहुत ही अपसेट होती है और सोचती है कि मेरी वजह से ग्रैंडमा का ये हाल हुआ है। तभी यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उससे ही मिलना चाह रही होती है और वो रुआन का नाम लेते हुए यहाँ से उठना चाह रही होती है पर नीचे गिर जाती है। इतने में फू शाओ आता है और उन्हें उठा लेता है और रुआन देखती है कि फू शाओ यहाँ डॉक्टर बन के आया हुआ है। तभी फिर रुआन देख लेती है कि हुओ का गार्ड फू शाओ के पास जा रहा है और अगर उसने उसे देख लिया तो फिर फू शाओ बचने वाला नहीं है, इसलिए ये जल्दी से बेहोश होने का नाटक करती है और फिर वो इसे अपने साथ लेकर जाता है। रुआन सोचती है कि बस अब तुम मुझे निराश मत करना। फिर हम देखते हैं कि रुआन जब यहाँ हुओ के साथ अकेले में होती है तो उसे सेड्यूस करने का नाटक करती है। तभी हुओ कहता है कि तुम्हें पता है मैं आज तक तुम्हें टच क्यों नहीं करा था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी मर्ज़ी के साथ मेरे साथ ये सब करो। और फिर वो उसे यहाँ किस करने वाला होता है पर तभी इतने में रूम में फू शाओ रुआन की ग्रैंडमा को लेकर पहुँच जाता है। तो फिर ये देखते हुए वो दूर होता है और चिल्लाता है कि तुम्हें आखिर यहाँ पर आने के लिए किसने अलाउ करा। तभी रुआन सोच रही होती है कि अच्छा हुआ फू शाओ टाइम पर यहाँ पर आ गया, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। रुआन जल्दी से यहाँ पर हुओ का हाथ पकड़ के उसे थैंक्स करने लगती है कि तुमने मुझे मेरी ग्रैंडमा को देखने दे दिए, अब तुम जैसा बोलोगे मैं वैसी करूँगी। अभी ग्रैंडमा रुआन की आवाज़ सुनकर उसे कहने लगती है कि रुआन क्या तुम यहाँ पर हो। तो रुआन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि हाँ ग्रैंडमा मैं ही हूँ। फिर यहाँ पर रुआन की ग्रैंडमा उसकी फ़िक्र कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर जल्दी से हुओ आ जाता है और कहता है कि आप फिक्र मत करो, रुआन का मैं अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। तो उसकी आवाज़ सुनकर फिर ग्रैंडमा पूछती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो रुआन कहती है कि हाँ ग्रैंडमा। ये सुनकर फिर फू शाओ को तो बहुत ही जेलसी हो रही होती है और तभी ग्रैंडमा हुओ और रुआन दोनों का ही हाथ पकड़ा कर उनसे कहने लगती है कि मुझे खुशी है कि रुआन के पास सब कोई है, बस तुम लोग अच्छे से रहना। फिर वो रुआन को साथ में बाहर लेके जा रहा होता है। तभी ग्रैंडमा रुआन का हाथ पकड़ के उसे कहने लगती है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना। और फिर जैसे ही रुआन वो के साथ बाहर आती है तो वो इसे कहता है तुम्हारे हाथ में जो चीज़ है ना वो मुझे दो। तो फिर वो हाथ नहीं खोल रही होती है तो ये उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसका हाथ खोल के ही रहता है और फिर उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाला होता है। पर तभी वो देखता है कि उसके हाथ में तो उसने वही ईयरिंग ली हुई है। फिर ये देखकर वो शांत हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये ईयरिंग इतनी पसंद है। फू शाओ कहता है कि देखो अगर तुम मेरी बात सुनकर अच्छे से रहोगी तो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पैर का ट्रीटमेंट करवाऊंगा। तो रुआन इसके लिए हाँ बोलती है और फिर वो रुआन को अपने साथ घर पे लेकर आ जाता है और वो इन लोगों की फैमिली के साथ डिनर करने बैठती है। तो फिर वो की बेटी लिन चिल्लाने लगती है कि डैड आखिर आप इस लड़की को हमारी फैमिली के साथ में बैठ के डिनर करने कैसे दे सकते हो। तो फिर वो कहता है कि अब वो इस घर की सेकेंड वाइफ बनेगी। इस बात पर तो जी और चिढ़ जाती है कि डैड आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उस लड़की को मेरी मॉम की जितनी वैल्यू कैसे दे सकते हो, ये तो बस एक शेमफुल लड़की है जो कि बस एक मिस्ट्रेस कहलाने लायक है। जी की मॉम उसे शांत करती है और फिर वो रुआन से कहने लगती है कि अब तुम हमारे घर पे आई हो तो तुम हमारी फैमिली मेम्बर हुई, तो तुम मेरी बेटी की बातों से गुस्सा मत होना, ये अभी छोटी है ना। तो रुआन कहती है कि हाँ आखिर जी और मैं सेम एज के हैं और हम लोग सेम हाई स्कूल में भी थे। तो फिर जी की मॉम कहने लगती है कि तभी तो मास्टर तुम्हें इतना पसंद करते हैं, क्योंकि आखिर तुम इतनी यंग भी हो और इतनी स्मार्ट भी।
रुहान कह रही है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन देखो मैं आपसे बस 23 साल छोटी हूँ, तो अगर कभी मैं कोई गलतियाँ करूँ तो आप मुझे ज़रूर गाइड करना। तो जी की मॉम को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर फिर वो बर्दाश्त करते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अपनी छोटी सिस्टर की तरह ट्रीट करूँगी, और ये लो तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना तो टेस्ट करो, ऐसा खाना तुम्हें पूरे शहर में नहीं मिलेगा। फिर जैसे ही रुहान खाना टेस्ट करती है तो उसे बहुत तीखा लगता है, और वो और भी ज़्यादा एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि ये कितना ज़्यादा तीखा है, आप तो जानते हो ना कि मैं तीखा नहीं खा सकती हूँ। तो फिर वो अपनी वाइफ को चिल्लाता है कि इतना तीखा खाना क्यों बनाया हुआ है। फिर वो भी टेस्ट करती है और कहती है कि इतना भी नहीं है, पर रुहान जानबूझ के फिर बीमार होने का नाटक करने लगती है। तो वो जल्दी से उसे उठा लेता है और अपनी वाइफ और बेटी को चिल्लाता है कि इसे मैंने यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो तुम लोग ज़्यादा चालाकी करने का सोचना मत। और ऐसा बोलकर फिर उसे लेके जाने लगता है, और रुहान इन लोगों को स्माइल करते हुए देखती है। तो हुओ की वाइफ सोचने लगती है कि लगता है तुम उस पिछली वाली लड़की से कुछ ज़्यादा चालाक हो, लेकिन कोई बात नहीं, उस पिछली वाली की तरह मैं तुम्हें भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर जैसे ही वो यहाँ रुहान को रूम में ला के लेटा रहा होता है, तभी वो चुपके से उसके पॉकेट में से चाबी निकाल लेती है। फिर वो उसकी फिक्र करने लगता है कि उसके हाथ में कितने सारे रैशेस हो गए। वो कहता है कि रुको मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। फिर डॉक्टर आकर तुरंत ही रुहान का चेकअप करता है और उसे मेडिसिन दे देता है, और फिर जैसे ही वो मेडिसिन पी लेती है तो फिर वो बेहोश होने लगती है, और डॉक्टर यहाँ हुओ को बताता है कि इस मेडिसिन में बेहोशी की दवा है ताकि वो थोड़ा देर सो जाए। फिर इतने में हुओ की वाइफ की मेड आकर बताने लगती है कि आपकी वाइफ वहाँ शेफ़ के साथ लड़ाई कर रही है, इस वजह से क्योंकि उसने खाने में गड़बड़ी किया था, और इस वजह से आपकी सेकेंड वाइफ को इतनी तकलीफ़ हुई। तो तुरंत ही वो देखने के लिए जाता है, और फिर जैसे ही सभी लोग रूम से बाहर चले जाते हैं तो रुहान अपनी आंखें खोल लेती है, क्योंकि वो तो बस नाटक कर रही थी। और फिर वो याद करने लगती है कि फूशाओ ने उसे काम समझाया था। फिर वो यहाँ वो स्पेशल वाले सीक्रेट रूम में आ जाती है, और तभी वो देखती है कि यहाँ पर उस हुओ की एक्स गर्लफ्रेंड की फ़ोटो रखी होती है। तो उसकी फ़ोटो देखकर ही सोचती है कि सच में ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, तो अगर मैं इस फेस को ही ख़राब कर दूँगी फिर तो वो मेरे पीछे नहीं पड़ेगा ना। तभी इतने में फूशा और बाहर निकलता है, और रुहान को पता लगता है कि वो यहीं पर ही छुपा हुआ था। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फूशा कहता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं भी आ गया। और फिर वो अपनी मॉम डैड की फ़ोटो देखते हुए सोचता है कि सच में वो कितना ज़्यादा बेदिल इंसान है, जानबूझ के उसने यहाँ पर मेरा पास्ट याद दिलाने के लिए भी मेरे पेरेंट्स की फ़ोटो यहाँ रख दी है। फिर फूशाओ तुरंत ही अपने मॉम डैड के सामने प्रेयर करने लगता है, और तभी इतने में जी बाहर पहुंच जाती है और इन लोगों को देखकर जानबूझ के बाहर आग लगा देती है और चिल्लाने लगती है। तो रुहान फूशाओ से कहती है कि लगता है हम लोग फंसने वाले हैं। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, अब यहाँ पर आग लगी है ना तो हम और बढ़ा देते हैं। और फिर वो यहाँ पर कैंडल्स भी फेंक देता है पूरे रूम में आग लगाने के लिए। और फिर जी यहाँ पर अपने मॉम डैड और सारे लोगों को जब लेकर पहुँचती है तो ये लोग देखते हैं कि पूरे रूम में आग लग चुकी है। तो उसकी मॉम इशारा करती है कि ये क्या है। तो जी कहती है कि मॉम मैं तो बस चाहती थी कि डैड उस चीटर लड़की को यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ ले, पर मुझे नहीं पता कि ये आग इतनी ज़्यादा कैसे लग गई। फिर इसकी मॉम इसे समझा देती है कि अभी तुम कुछ भी कहना मत, और अगर तुम कहोगे ही नहीं तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, और मैं इसका ब्लेम किसी और के ऊपर डालती हूँ। फिर यहाँ वो तो बहुत ही फिक्र करते हुए जल्दी से रूम में आने को करता है, और तभी मौका देखकर रुहान फूशाओ के साथ भाग जाती है। वो लोग तो सेफली बाहर चले जाते हैं और खुश होते हैं, और यहाँ वो अपसेट हो रहा होता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की सारी यादें जल गई, बस ये थोड़ी सी फ़ोटो बची है। और फिर इसी के सामने इसकी वाइफ यहाँ सारे मेड्स को चिल्ला रही होती है और कहने लगती है कि आखिर वेयर हाउस में आग कैसे लगी, और फिर वो उनके ऊपर गलती का इल्ज़ाम डाल रही होती है। तो फिर वो लोग यहाँ पर कहने लगती है कि वाइफ हमने कुछ नहीं करे, बल्कि हमने तो किसी को वेयर हाउस में जाते हुए देखे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि सेकेंड वाइफ थी। और इस तरीके से वो लोग रुहान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो फिर ये सब सुनते हुए वो भी याद करता है कि जब वो उसे रूम में लेकर गया था तभी उसने उसके पॉकेट में से चाबी निकाल ली थी। फिर इसे रुहान पर शक हो जाता है, और तभी फिर इसकी वाइफ कहने लगती है कि हस्बैंड तुम गुस्सा मत हो, मैं इन लोगों से सच निकलवा के रहूँगी, ऐसे कैसे ये लोग रुहान को ब्लेम कर रहे हैं। फिर वो तुरंत ही गुस्से में रुहान को ढूंढने चला जाता है, और इसकी वाइफ तो बड़ी खुश हो जाती है कि बड़ी आई मेरे अगेंस्ट जाने वाली, अब वो बचेगी नहीं। और यहाँ मेड भी खुश हो रही होती है क्योंकि वो भी इसके साथ मिली हुई थी। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि फूशा और रुहान बाहर आ चुके होते हैं, और फूशा और रुहान से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाहर आग किसने लगाया होगा। तो रुहान कहती है कि उसी ने जो
हम दोनों को साथ नहीं देखना चाहता। फूशा पूछता है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो रुआन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो सेकंड फ्लोर से हमें यहाँ कार में देखेगा तो क्या उसे अच्छे से दिखाई देगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो फूशा कहता है कि डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से दिखाई देगा। तो रुआन कहती है कि ठीक है फिर हम कार में चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ रुआन को ढूंढते हुए जैसे ही रूम में आता है तो देखता है कि रुआन यहाँ रूम में है ही नहीं। फिर तभी वो विंडो से झाँक कर देख लेता है कि वो दोनों साथ में कार में रोमांस कर रहे हैं। ये देखते कि साथ ही उसे बहुत ही गुस्सा आती है और रुआन देख लेती है कि वो ये सब देख रहा है। तो यहाँ फूशा उसे कहता है कि तुम यहाँ मुझ पर ध्यान दो। वो तो ये सब देख देख कर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए निकलता है। तभी उसकी वाइफ तो बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि हुओ को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसकी चीज़ को कोई और हाथ लगाए, और अगर कोई और हाथ लगा देता है ना तो फिर वो उस चीज़ को बर्बाद कर देता है। फिर जैसे ही हुओ यहाँ कार तक पहुँचता है तो देखता है कि रुआन तो यहाँ पर है ही नहीं और फूशाओ अकेला है। फूशाओ इसे देखकर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम क्यों इतना घबराए हुए हो, क्या तुम्हारी कोई चीज़ खो गई है। ऐसा बोलते हुए वो अपने नेक पर के निशाने से दिखा रहा होता है। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई उसे टच करने की। तो फूशा कहने लगता है कि वो तो पहले से ही मेरी थी और थैंक यू अंकल उसे मुझे वापस करने के लिए। ऐसा बोलकर वो अपनी कार से तुरंत ही चला जाता है। फिर इसके बाद वो गुस्से में यार रुआन को रूम में लाकर बंद करता है और उसे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो तुम अपनी फ्रीडम खो दोगी, और अब जब तक तुम अच्छी नहीं बन जाती तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी ग्रैंडमा से मिलने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर वो इसे रूम में बंद करके चला जाता है। और फिर यहाँ रुआन को हैरेस करने के लिए हुओ की वाइफ का भेजा हुआ गुंडा आ जाता है और उसे कहने लगता है कि अब तुम मेरे हाथों बचने वाली नहीं हो। पर तभी इतने में फिर फूशा पहुंच जाता है रुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए और तुरंत ही इस बंदे को पकड़ के उसे बांध देता है और उसके मुंह में भी कपड़ा डाल देता है ताकि वो कुछ आवाज़ ना कर पाए। और फिर फूशा रुआन से कहता है कि तुम सच में कितनी स्ट्रांग हो। तो वो कहती है कि अगर मैं इतनी स्ट्रांग ना होती ना तो मुझे उसकी बातें सुन के रहना पड़ता और फिर वो मुझे थोड़ी ना ऐसे लॉक करके रखता। तभी हम देखते हैं कि वो जब यहाँ अपनी वाइफ के साथ चल रहा होता है तभी इतने में उसका एक गार्ड आकर उसे बताने लगता है कि बॉस घर में एक चोर घुस आया है और उस चोर ने बहुत ही कीमती ज्वेलरी भी चुरा लिया है और वो अभी आपकी सेकेंड वाइफ की रूम में गया है जहाँ पर आपने उन्हें लॉक करे। तो फिर वो रुआन की फिक्र करने लगता है कि कहीं वो उसके साथ कुछ करे ना, तो वो तुरंत ही भाग कर जाता है और फिर यहाँ उसकी वाइफ और बेटी तो बड़े खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि रुआन और फूशा को भी पता लगता है कि यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं। तो रुआन कहती है कि अब मुझे मेरे दूसरे प्लान के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फूशा पूछता है कि वो क्या है। तो रुआन तुरंत ही चाकू निकालती है और उस बंदे की रस्सी काटते हुए उसका मुंह भी खोल देती है और चाकू उसके हाथ में पकड़ाकर खुद को चोट पहुंचा लेती है। ये देखकर फूशाओ काफ़ी शॉक हो जाता है, पर तभी हुओ के यहाँ पर आने की वजह से उसे तुरंत ही जाना पड़ता है। और हुओ फिर यहाँ जैसी रुआन को ऐसे चोट लगते हुए देखता है तो वो याद करने लगता है कि कैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी ऐसे मर गई थी। तो वो तुरंत ही रुआन के पास आकर उसकी फिक्र करने लगता है और फिर तुरंत ही चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलता है। फिर रुआन यहाँ एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मिस यून आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नफ़रत करती हैं, लेकिन आपने मेरे साथ बहुत ही क्रूएल हरकत करी हो। तो हुओ की वाइफ तो शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। और फिर वो तुरंत ही हुओ को समझाने लगती है कि तुम इसकी बातों में मत आना, ये कुछ भी बकवास कर रही है, मैंने ऐसा इसके साथ कुछ भी नहीं करी हूँ। पर तभी इतने में वो जो गार्ड होता है वो तुरंत ही बताने लगता है कि मास्टर आपकी ये फर्स्ट वाइफ झूठ कह रही है, इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ रूम में आऊँ और मिस रुआन को हैरेस करूँ। आप उनकी बेटी मिस जी से भी पूछ सकती हैं, ये भी उनके साथ मिली हुई है। तो तुरंत ही जी कहने लगती है कि तुम कुछ भी इल्ज़ाम मत लगाओ। और फिर वो तुरंत ही वो से कहने लगती है कि डैड आप इस बंदे की बातों पर बिलीव मत करो, मैंने और मॉम ने कुछ भी नहीं करे, ज़रूर ये लड़की जानबूझ के मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवा रही है। पर फिर यहाँ पर वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। तो उसकी वाइफ जल्दी से अपनी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम डालते हुए उसे कहने लगती है कि चुपचाप अब भी अपने डैड और मिस रुआन दोनों से माफ़ी मांगो तो तुम्हारे डैड तुम्हें माफ़ कर देंगे। रुआन मन में सोचती है कि ये औरत तो उससे भी ज़्यादा क्रूएल है जितना मैंने सोची थी। फिर यहाँ वो जानबूझ के और तबीयत खराब होने का नाटक करती है और बेहोश हो रही होती है। तो वो तुरंत ही उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलता है और अपनी वाइफ को चिल्लाते हुए जाता है। फिर यहाँ ये गार्ड तुरंत ही वो की वाइफ से माफ़ी मांग रहा होता है। तो वो कहती है कि अब तुम बचने वाले नहीं हो और वो गार्ड से कहती है कि इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, इसने अच्छा काम नहीं करा है और मुझ पे भी झूठा इल्ज़ाम लगा रहा था।
तो गार्ड्स उसे पकड़ के लेके जाते हैं। तभी इतने में फूशाओ यहाँ पहुँच जाता है और कहने लगता है कि आंटी आप तो दूसरों को फंसाने और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने में बहुत ही माहिर निकली। तो ये भी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि तुम भी बड़े माहिर हो, कभी भी इस घर में आ जाते हो, गायब हो जाते हो, बिल्कुल चोरों की तरह। अगर मैं तुम्हें चोर बना दूँ तो? फूशाओ कहता है कि आंटी ये मेरा घर है, तो मैं जब चाहे आ सकता हूँ, जब चाहे जा सकता हूँ। आप जैसे आउटसाइडर यहाँ पर मेरे ऊपर ये सब इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। और फिर वो अपनी आंटी को ये भी समझा देता है कि आपने अगर दोबारा रुआन के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी ना तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो फिर ये आंटी तो साफ साफ पलट जाती है कि आखिर मेरा उसके साथ कौन सी नफ़रत है जो मैं उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगी। तो फिर फूशाओ कहता है कि आप ये अच्छी तरीके से जानती हो कि वो उसी लड़की शू की तरह दिखती है, इसलिए आप उससे अपना बदला निकाल रही हो। आपको उससे डर लग रहा है कि उसकी वजह से आपकी वाइफ वाली पोजीशन को खतरा होगा, लेकिन आप ज़रा ध्यान से सोचो कि आपके हस्बैंड के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, वो या फिर आप और आपकी बेटी। और फिर ये सब बोलकर फूशा यहाँ से चला जाता है। तो जी बहुत डर जाती है और कहने लगती है कि मॉम क्या डैड मुझे छोड़ेंगे नहीं? तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करने वाले, तुम बस मेरे साथ चलो, मैं सब हैंडल करती हूँ। और फिर इसके बाद डॉक्टर यहाँ रुआन का ट्रीटमेंट करने के लिए पहुँचता है और जब वो उसका ट्रीटमेंट करके यहाँ से चला जाता है तो वो यहाँ बैठकर रुआन को देखते हुए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करने लग जाता है और बहुत ही अपसेट हो जाता है कि ऐसी उसे भी चोट लग गई थी और वो मर गई थी। इतने में यहाँ पर इसकी वाइफ और बेटी पहुँच जाते हैं और इसकी वाइफ कहने लगती है कि हस्बैंड तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फिर वो चिल्लाता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग? तो वो कहती है कि हाँ सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने अभी उस गार्ड को पूछताछ के लिए भेजी हूँ और उसने अपने मुंह से कबूला है कि वो वहाँ पर चोरी करने के लिए गया था पर उसे कुछ मिला नहीं, तो उसने फिर रुआन को पकड़ लिया था ताकि वो उसके ज़रिए हमसे चीज़ें ले सके, पर फिर तभी गलती से रुआन को चोट लग गई। और फिर जी भी कहने लगती है कि डैड उस झूठे इंसान ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, ये बात बिल्कुल सच नहीं है, वो कुछ भी कह रहा था। और फिर यहाँ वो की वाइफ सोचने लगती है कि आखिर इस सब्स्टिट्यूट लड़की के लिए ये थोड़ी ना अपनी बेटी को हर्ट कर सकता है। पर तभी यहाँ पर वो तो जी के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की, आप तो मेरे हाथों बचोगे नहीं। और फिर वो जी को यहाँ से मारने के लिए लेकर जाता है। ये देखते हुए वो की वाइफ तो बहुत ही डर जाती है और तभी यहाँ पर रुआन इनसे कहने लगती है कि मुझे ये सब देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फिर ये चिल्लाती है कि तुमने जानबूझ के हम माँ बेटी को फंसाई हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, रुको मैं अभी तुम्हें मास्टर के पास लेके चलती हूँ। तो रुआन से डराती है कि तुम ही सोचो कि वो तुम पर बिलीव करेगा या मुझ पर। फिर इससे आवाज़ आ रही होती है कि बाहर वो कैसे जी को मार रहा है। रुआन कह देती है कि जाओ जाकर अपनी बेटी का ध्यान रख लो, नहीं तो क्या पता उसकी जान ना बचे। तो फिर ये तुरंत ही बाहर चली जाती है और फिर रुआन यहाँ सोच रही होती है कि अब वो पुरानी वाली रुआन नहीं है जिसको सभी कोई बुली करके जाते। तभी इतने में फिर यहाँ फूशाओ पहुँच जाता है और वो रुआन से कहने लगता है कि क्या ये वर्थ इट था उनके लिए। तो ये कहती है कि मुझे ये करना ही था और वैसे भी तुम भी तो उस वो को सबक सिखाना चाहते हो ना। तो ये कहता है कि मेरी बात अलग है, वो तो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। रुआन पूछती है कि क्या उस वो नहीं तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। तो फिर फूशाओ इसे बताता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने अपने मॉम डैड को मरते हुए देखा हूँ, इसलिए मैं उनका बदलाव उससे लेके रहूँगा। तो रुआन कहने लगती है कि हम साथ में बदला लेंगे और साथ में सारी चीज़ें फेस करेंगे। तो वो कहता है कि लेकिन अब मैं तुम्हें और ख़तरे में नहीं डालना चाहता हूँ। रुआन कहती है कि मैं पहले ही इस चीज़ में अब उतर चुकी हूँ, तो मैं आखिरी तक रहूँगी। और फिर रुआन इसे अपना प्लान बताने लगती है कि अब तो सारा काम उसकी वाइफ करने वाली है, क्योंकि अब जब वो उसकी प्यारी बेटी को ही मारने वाला है तो फिर वो ये सह के नहीं लेगी। फिर रुआन और फूशा दोनों यहाँ किस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो की वाइफ जैसी यहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि जी को यहाँ पर उसने इतना मारा है कि अब उसके पैर हिल नहीं रहे होते। तो फिर ये देखते हुए वो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम अपनी बेटी को इस तरीके से कैसे मार सकते हो। तो वो चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें इस फैमिली में जो चाहे वो करने दिया, लेकिन तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तो ये कहती है कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो औरत है। तो फिर ये चिल्लाता है कि तुम लोगों को शू को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। तो फिर ये कहती है कि वो शू नहीं है, शू तो कब का मर चुकी है।
ये सुनते के साथ ही वो उसे चिल्लाता है कि दोबारा ऐसा कहना भी मत, और तुम भूलना मत कि मैंने तुम्हें अपनी वाइफ बनाकर इस घर में क्यों रखा हुआ हूँ। तो वो भी कहती है कि तुम भी भूलो मत कि तुम्हारी ये जो आइडेंटिटी है ना, वो भी मैंने तुम्हें चुरा के दी हूँ, समझे। तो फिर वो इसे थप्पड़ लगाता है और चिल्लाता है कि दोबारा पास्ट की चीज़ें मेरे सामने बोलना मत, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि वो रुआन तुम्हारे साथ सच में सिंसियर है? तुमने इतने सालों से उसे कैद करके रखे हुए थे और अब वो तुम्हारी बात मान रही है, तो तुम्हें लग रहा है कि वो सच में ये सब रियल कर रही है, बल्कि ये तो उसका ड्रामा है। और अगर तुम ऐसे ही उसके जाल में फंसते गए ना, तो फिर देखना उसके हाथों तुम कैसे बर्बाद हो जाओगे। तो फिर ये इसका गला छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम बस अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। फिर तुरंत ही हुओ की वाइफ अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलती है और वहाँ पे डॉक्टर फिर तुरंत ही चेकअप करता है और बताता है कि उसके पैर में ज़्यादा चोट लग गई है, तो अब वो कभी चल नहीं पाएगी और ज़िंदगी भर उसे व्हीलचेयर का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो फिर ये रोते हुए डॉक्टर को मनाने लगती है कि आपको मेरी बेटी को ठीक करना होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर डॉक्टर तुरंत ही उसे बाहर निकालते हैं कि हमें अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। फिर ये बाहर आके रो रही होती है, तभी इतने में इनके पास फूशा आ जाता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फूशा कहता है कि मेरी कज़िन को चोट लगी है, तो आखिर मैं अपनी कज़िन को देखने आया हूँ। तो वो कहती है कि तुम जैसे दोगले इंसान को यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी और रुआन की चालाकी की वजह से ही आज मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तो फिर फूशा कहने लगता है कि आंटी आप मेरे और रुआन के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो, गलती आप दोनों की थी। आप लोगों ने ही तो हमें फंसाने की कोशिश करे थे ना, तो फिर आखिर आप लोग अपने खुद के जाल में क्यों नहीं फंसोगे। और वैसे आपको तो अभी अपने हस्बैंड के बारे में सोचना चाहिए कि उसने आपके और आपकी बेटी के साथ कितना गलत करा है। तो फिर ये कहने लगती है कि तुम मुझे और मेरे हस्बैंड को अलग करना चाहते हो और मैं तुम्हारी आज चालाकी अच्छे से समझती हूँ, मैं तुम्हारी बातों में फंसने वाली नहीं हूँ। तो फूशा कहता है कि मानना पड़ेगा, आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, तभी तो आप एक नैनी से वाइफ के पोजीशन तक पहुँची हो। तो फिर ये तो डर जाती है कि फूशाओं को ये तक पता है कि वो पहले एक नैनी थी। फिर वो यहाँ इसकी पोल खोल कर चला जाता है और तुरंत ही अपने उस असिस्टेंट को कॉल करके इसके बारे में पूछता है। तो वो भी पता लगा के बताता है कि हाँ बॉस, वो सच में फू फैमिली की नैनी थी। फूशा कहता है कि अभी मैं उससे और बारे में चीज़ें पूछूंगा और चीज़ें पता लगाऊंगा। इसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस एक और चीज़ है मुझे जो आपको बताना है। तो फिर फूशा तुरंत ही यहाँ पर इसे मिलने पहुँचता है और वो इसे एक फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि उस हुओ ने घर में एक सीक्रेट रूम बना के रखा है जिसमें कुछ सीक्रेट छुपे हुए, जहाँ पर वो किसी और को भी जाने नहीं देता। तो फिर फूशा कहता है कि मैं कोई रास्ता निकालूंगा वहाँ पर जाने का। और फिर उसके बाद फूशाओ यहाँ रुआन से मिलने उसके रूम में पहुँचता है और उसे हक करते हुए बताने लगता है कि मैं तुम्हें उस हुओ की वाइफ के बारे में बताने आया था कि वो असल में फू फैमिली की नैनी हुआ करती थी और वो कोई अच्छी फैमिली की डॉटर नहीं है। तो फिर ये तो काफ़ी शौक होती है कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि वो मुझसे इतना क्यों डरती है। फिर ये कहने लगती है कि बताओ फिर तुमने उन माँ बेटी के बारे में क्या प्लान करे और अब मुझे क्या करना है। तो फिर फूशा से एक फ़ोटो दिखाता है और बताने लगता है कि हो ने घर में एक सीक्रेट रूम बना के रखा है जिसमें हमें शायद एविडेंस मिल सकते हैं, लेकिन मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ क्योंकि वो मुझे अपने पास भी नहीं आने देता है। तो रुआन कहती है कि ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगी। फूशा कहता है कि सॉरी मैं तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वो कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। फिर ये दोनों यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में इन लोग को आवाज़ आती है कि वो यहाँ पर आ रहा है। तो फिर फूशा जल्दी से ब्लैंकेट के अंदर छुप जाता है और फिर जैसे ही वो यहाँ पहुँचता है तो वो रुआन से पूछ रहा होता है कि अभी तुम्हारा दर्द कैसा है, क्या तुम ठीक हो। देखो अभी तुम्हें जो भी कुछ खाना है ना, तुम अभी बटलर को बता देना। फिर ये कहने लगती है कि मुझे वॉक पर जाना है तो तुम मेरे साथ चलो। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है। तो ये कहती है कि ठीक है मैं जब तक ड्रेस चेंज कर लेती हूँ तुम बाहर जाओ। फिर जैसे वो बाहर जाता है तो वो ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और रुआन से पूछने लगता है
कि तुम उसके साथ गार्डन में जाने वाली हो। तो रुआन कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे कहा ना कि मैं उसे अप्रोच करूं। पर इस बात से फूशाओ जेलस हो रहा होता है। तो रुआन उसे समझाती है कि इतना जेलस मत हो, फिक्र मत करो, मैं उसे अपने आप को टच नहीं करने दूंगी। और फिर वो तैयार होकर निकल रही होती है तो फूशा उसे समझाने लगता है कि तुम केयरफुल रहना। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद वो के साथ गार्डन में जाकर बैठकर बातें कर रही होती है और वो उसे देखते हुए बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद कर रहा होता है और ये सोचती है कि कितना बुद्धू है। फिर ये एक वाइन निकालती है और कहती है कि क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे, ये मैंने स्पेशली बनाई थी। फिर वो मान नहीं रहा होता है तो ये थोड़ा सा पीती है और कहती है कि इसमें जहर नहीं मिला हुआ है। तो फिर वो पीने के लिए मान जाता है और फिर उसे चक्कर आने लगता है और वो यहीं बेहोश हो जाता है। फिर रुआन उसके पॉकेट में से चाबी निकाल कर यहाँ फूशा को लाकर दे देती है और तभी इतने में वो की वाइफ इन लोग को देख रही होती है और वो तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब वो इन लोग को अच्छा मजा चखाएगी। वो हुओ को जाकर बता देती है कि कैसे उसने चाबी लेकर फूशाओ को दे दी और फूशाओ उसके सीक्रेट रूम में गया हुआ है। तो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो जाता है पर तभी इतने में फूशाओ तो बाहर कहीं और से आता है और फिर ये खुद ही अपने जाल में फंस जाती है क्योंकि वो की चाबी तो उसी के पास ही होती है। और यहाँ फूशाओ और रुआन एक दूसरे को देखकर सोचने लगते हैं कि उन लोगों को पहले पता लग गया था कि इसने देख लिए, इसलिए फूशाओ ने बस चाबी का निशान ले लिया था और उस चाबी को वापस से उस हुओ के पास रखने के लिए बोल दिया था। यहाँ पर हुओ को बहुत गुस्सा आ जाती है अपनी वाइफ के ऊपर कि वो सभी के सामने फिर से सब हंगामे कर रही थी, इसलिए वो उसे मारने के लिए लेकर जाता है और रुआन और फूशाओ तो खुश जाते हैं। और फिर प्लान के हिसाब से फूशाओ सीक्रेट रूम में जाकर सारे एविडेंस निकाल लेता है और फिर ये लोग हुओ को अरेस्ट करवा देते हैं और ऑफिसर यहाँ पर फिर इसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर उसके बारे में और भी सारी इन्वेस्टिगेशन होती है और उसने जो जो चीज़ें किया था वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है और फिर इन लोगों को ये भी पता लगता है कि ये फूशाओ का रियल अंकल नहीं है बल्कि इसने उसके अंकल तक को भी मार दिया है और उसकी जगह लेने के लिए। फिर वो तो अरेस्ट होकर जेल में हमेशा के लिए सड़ने चला जाता है और फिर यहाँ पर फूशाओ बहुत ही खुश होता है कि उसने फाइनली अपने मॉम डैड का बदला उससे ले लिया। रुआन देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ अब ठीक हो चुकी है और वो देख पा रही है। उसकी ग्रैंड माँ बताने लगती है कि फूशाओ ने उनका ट्रीटमेंट करवाया है। तो रुआन फिर फूशाओ से और ज़्यादा खुश होती है और तभी यहाँ पर वो उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करने लगता है और फिर फाइनली अब दोनों की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।